तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। भाई साहब हालचाल बहुत ख़राब है क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। रियली आप विश्वास नहीं करेंगे, ग्रामीण सेक्टर के अंदर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 47 से 48 डिग्री चल रहा है भाई। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी कम से कम एक एक दो दो पेड़ जरूर लगाएं इस पूरे सीजन में ना भैया। इतना तेज़ी के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है ना कि यहाँ का टेम्परेचर तो ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यार ना फसलें अच्छी हो पाएंगी, ना इवन हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तक सीखा हुआ था। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या है, यानी इमेज क्या है। तो देखो सिंपल सी ये बात है कि जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हो, यानी किसी शीशे के सामने आप जाकर के खड़े हो जाते हो, तो आप एक क्या हो गए, वस्तु हो गए, यानी ऑब्जेक्ट हो गए। और आपका जो आकृति उस शीशे के अंदर दिखाई देता है वह क्या है, आपका प्रतिबिंब है। यानी सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसकी आकृति दर्पण में दिखती है और वह आकृति ही क्या कहलाती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। पर एक और डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन क्या होगी कि यदि किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई वस्तु है उससे निकल के चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे मान लो एक वस्तु है ये, अब यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अगर किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर के मिल जाएं तो जहां पे मिलेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। या हो सकता है रियल में मिले, या हो सकता है मिलती हुई क्या हो जाए, प्रतीत हो जाए। इन सभी के बारे में हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे मिलती है और कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है। अब जरा देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार का होगा। तो प्रतिबिंब होता है भैया दो प्रकार का, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिले तो हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बना। और अगर मिलती हुई प्रतीत हो तो हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब की कुछ खास बात होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आप मूवी देखने बैठते हो जब पिक्चर हॉल वगैरह में, तो आपको सामने जो सिनेमैटिक सीन दिखाई देते हैं वो पर्दे पे चल रही होती है मूवी। तो ये जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो होता है वास्तविक। और जब आप दर्पण में खड़े होते हो, दर्पण के सामने, तो वहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कैसा होता है, आभासी। मतलब आपको लगता है कि हम ही हैं उसके अंदर, लेकिन हम वास्तव में नहीं होते, हमें सिर्फ एहसास होता है कि हम उसके अंदर हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने किक मूवी देखी हो सलमान खान की, तो उस मूवी के अंदर जब वो लास्ट वाली चोरी करने जाता है तो देखो वहाँ पे क्या होता है, वो अपनी रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज, और बालकनी में घूमते हुए दिखाई देती है। और जो पुलिस वाला होता है वो बाहर बैठ के घूम रहा होता है। तो नहीं देखिए तो आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा लास्ट वाली सीन को। फिलहाल वहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना हुआ था, वो जो प्रतिबिंब बना था भैया बना था वास्तविक। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब की एक खास बात होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होंगे, उल्टे होंगे, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है। और एक खास बात और, प्रतिबिंब बनने के लिए हमें हमेशा प्रकाश के दो किरणों की आवश्यकता होगी। अगर दो किरणें नहीं है तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इन बातों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ध्यान में रखिए। हम बढ़ते हैं आगे और हम इनके बारे में और डिटेल से समझते हैं कि प्रतिबिंब असल में होते कैसे हैं, क्या क्या होते हैं और किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है ना। हम लोग कई सारे प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे, समतल दर्पण से, उत्तल से, अवतल से, और इन सभी प्रतिबिंब के बारे में आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब बनाने वाला कौन होता है भैया, तो हमें पता है प्रतिबिंब जो है वो कौन बनाता है, दर्पण बनाता है। क्या बनाता है, दर्पण। दर्पण। अब दर्पण क्या है, तो यदि किसी हम चिकने वस्तु पर या किसी पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर कलई या पेंट करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दे। जैसे मान लो ये एक प्लेन पृष्ठ था, शीशा था या कांच था, इसके आर पार हम लोग देख सकते थे, पर हम लोगों ने क्या किया, इसके पीछे कर दिया पेंट। अब पेंट ऐसा किया कि अब हम लोग पीछे नहीं देख सकते। तो इस कंडीशन में जब हम लोग आगे खड़े होंगे तो अब हमारी इमेज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी।
और यह जिसमें दिखाई देगा यह क्या बन जाएगा, दर्पण। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम के पीछे कलई अथवा पेंट करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, ये वाला पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक, परावर्तक बना दिया जाए और पीछे क्या कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, तो इस प्रकार के यंत्र को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। अब ये जो दर्पण है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये जो दर्पण है भैया ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला प्रकार है हमारे पास समतल दर्पण। समतल दर्पण, आप अगर इस ध्यान से वीडियो को देखते चलेंगे ना तो आपको परिभाषाएं याद नहीं करनी पड़ेंगी। और जो दूसरा दर्पण है हमारा वो है गोलीय दर्पण। ठीक है, चलो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में जो पहला आता है हमारा वो आता है अवतल यानी कॉनकेव मिरर, और दूसरा आता है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण कहलाता है मतलब यहाँ पे हम लोग एक सीधा सीधा समतल दर्पण बना लेते हैं। देखो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, समतल है, पीछे की तरफ हम लोग पेंट कर दिए और ये हमारा बन गया समतल दर्पण। इसकी कुछ खास बात होती है क्या, अगर हम समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखें तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ठीक इसके पीछे बनता है, दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। क्या दर्पण के पीछे ये रियल में है, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, समतल दर्पण की कुछ खास बात होती है, नोट करते चलिएगा। समतल दर्पण की विशेषता नंबर 1 क्या होती है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है ना। हमें आभास होगा कि ये है लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आभासी। तथा आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा एवं पार्श्व होता है। पार्श्व क्या है भैया, पार्श्व का मतलब दायां और बायां। मतलब जब आप मिरर के सामने खड़े होगे तो आपका दायां वाला बायां दिखाई देगा और बायां वाला दायां दिखाई देगा। कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में ऐसे बोले तो ए लिखोगे तो ए ही दिखाई देगा, लेकिन बी लिखोगे तो ये बी कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आप सी लिखेंगे तो सी आपको यूं दिखाई देगा। और नहीं दिख रहा होगा तो आप घर में एक मिरर लीजिएगा और उस मिरर में देख लीजिएगा। देखिए पढ़ाई वढ़ाई बहुत ध्यान के साथ करनी चाहिए और चीज़ों को समझते हुए चलना चाहिए, क्योंकि हमें दुनिया में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे आसपास का सोसाइटी इतना तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है और आजकल रील्स कल्चर है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, 75 प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और हमें अगर इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ज़्यादातर क्या होता है जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं वो दोस्तों के बीच में फंस जाते हैं और इंस्टा फेसबुक के चक्कर में फंस जाते हैं। अगर इन सभी डिस्ट्रैक्शंस में आप फंसते हैं तो कहीं ना कहीं आपने वो जो विज़न, वो लक्ष्य डिसाइड करके रखा हुआ है उससे आप कोसों दूर चले जाते हैं। और अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो न दोस्त, न यार और न फ़ोन वाला प्यार, जब ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम आएगा आपका परिवार। इसलिए अपने परिवार के साथ आप लॉयल बने रहिए और इस फ़ोन वाले प्यार से और अपने दोस्त और यार से इनसे कोसों दूरी बना करके रख लीजिए। खुद को एक कमरे के अंदर पैक कर लीजिए और पैक करके आप लगातार उस 6, 7, 8 महीने का गोल सेट कर लीजिए अपने पास और लिख लीजिए अपने नोट्स के फ्रंट पेज पर बैठ करके कि अब की बार 95 पार। इस मोटिवेशन, इस जुनून के साथ आप पढ़िए। फिलहाल हम लोग समतल दर्पण पे वापस लौटते हैं। तो अगर हम किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखते हैं, है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो प्रतिबिंब आभासी होगा, मतलब रियल में नहीं होगा, सीधा होगा। हाँ बिल्कुल, हमें सीधा दिखाई देता है जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं। और पार्श्व दिखता है। पार्श्व का मतलब क्या, दायां वाला बायां और बायां वाला दायां दिखाई देता है। और क्या खासियत होती है इसकी, तो भैया इसमें ये होती है कि जो वस्तु की दूरी होती है ना, वस्तु की दूरी बराबर होती है किसके, प्रतिबिंब के। ठीक है, मतलब क्या कि दर्पण से हम जितनी दूरी पर वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। मतलब अगर ये भाई साहब इसके सामने 10 मीटर ये दूरी पर खड़े होंगे तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यह भी कितनी दूर पर बना होगा, 10 मीटर की दूरी पर बनेगा।
अगर हम दर्पण के सामने 20 मीटर की दूरी पर जाकर के खड़े हो जाएं तो हमारा जो प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा वो दर्पण के अंदर हमें कितनी दूरी पर दिखाई देगा, 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि अगर एक वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी है तो उस वस्तु की उसके प्रतिबिंब से कितनी दूरी होगी। तो अगर कोई वस्तु दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब 10 मीटर दूर पीछे बनेगा और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। और अगर ऐसा पूछता कि दर्पण से प्रतिबिंब की कितनी दूरी होगी तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 10 ही होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि एक वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, अब वस्तु से उसके प्रतिबिंब की दूरी बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा। अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, देखो जरा। अगला पॉइंट ये आता है इसमें से कि अगर ये भाई साहब, ये चंपक लाल अगर इस दर्पण की तरफ v वेग से भागेंगे, किस वेग से भागेंगे, v वेग से, यानी जो वस्तु है वो v वेग से भागेगी, तो जो प्रतिबिंब है इन भाई साहब को अपनी तरफ कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। मतलब अगर हम लोग शीशे की तरफ 10 की स्पीड से भागेंगे तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमें अपनी तरफ कितनी स्पीड से आता दिखाई देगा, 20 की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ बातें थी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक लास्ट बात समतल दर्पण से रिलेटेड कि अगर कोई व्यक्ति मान लो ये चचा अपना पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में देखना चाहते हैं, मान लो हम हैं या आप हैं, हम लोग चाहते हैं कि समतल दर्पण में हमारा पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो हमें कितना बड़ा दर्पण लेना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है आपको, तो हमेशा अपनी ऊंचाई की आधी ऊंचाई का आपको लेना पड़ेगा, क्या, दर्पण लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 फुट लंबा है तो उसको समतल दर्पण कितना बड़ा लेना पड़ेगा, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए 5 फीट लेना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए 6 फीट लंबे हैं तो 6 फीट की बजाय हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी ऊंचाई का दर्पण लेना पड़ेगा, आपका आंसर होगा सर 3 फीट का ले लो, आराम से काम बन जाएगा, है ना। इन सारी चीज़ों को जो आपको पढ़ाई जा रही है इनको आप अपने दिमाग में सीधे नोट करते चलिएगा। एक बार मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ आपका। देखिए, समतल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ खास बातें क्या हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं पार्श्व होता है। ठीक है, और समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है उतनी ही दूरी समतल दर्पण से प्रतिबिंब की होती है। अर्थात अगर वस्तु 10 मीटर की दूरी पे है तो प्रतिबिंब भी 10 पे बनेगा, वस्तु 50 पे है तो प्रतिबिंब भी 50 पे बनेगा। और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी अगर पूछ ले तो उसका हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे 10 है तो इनके दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से भागेगी तो ये जो है ये कितनी वेग से उसका प्रतिबिंब भागता हुआ दिखाई देगा, 2v वेग से भागता हुआ दिखाई देगा। इसलिए आप देखोगे जिम वगैरह में या नचनिया पाठशाला जहाँ होती है, डांसिंग क्लासेस जहाँ पे चलती हैं, वहाँ पे ये लोग समतल दर्पण लगा के रखते हैं, है ना। समतल दर्पण लगा करके रखने से ये होता है कि जब यूं मूवमेंट करते हैं डांस करने के लिए तो जितनी स्पीड से करते हैं ना, इनका प्रतिबिंब दुगनी स्पीड से करता हुआ दिखाई देता है। तो ये लोग जब खुद डांस करते हैं और अपना डांस प्रतिबिंब में देखते हैं तो इनको लगता है कि हम दोगुनी स्पीड से डांस कर रहे हैं, इसलिए बेचारे खुश हो जाते हैं। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अक्सर अपने घरों में करते हैं, देखने वाले दर्पण के रूप में। समतल के बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा वो क्या आता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है। मतलब ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय होता है, वो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल दर्पण क्या है, ये जो दर्पण आपके सामने बनाया गया है ये दर्पण क्या है, अवतल दर्पण।
और ये दर्पण कौन सा है, ये है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, और ये इधर वाला क्या है, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर धंसा हुआ हो, दबा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अवतल। यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ होगा ना, परावर्तक पृष्ठ वो कैसा होगा, अंदर की ओर दबा होगा, अंदर की ओर दबा होगा। और उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। ये देखो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या, कि जिधर से लाइट आए और टकरा करके लौट जाए। देखो इधर लाइट मारोगे अगर आप ना, तो इधर से लाइट नहीं जाएगा क्योंकि पेंट हुआ है, पेंट हुआ है तो इधर परावर्तन नहीं होगा। लेकिन इधर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है, तो इधर जब लाइट मारोगे तो उसका परावर्तन होगा। तो इस वाले पृष्ठ को हम बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, और ये क्या है, कलई वाला हिस्सा है यानी पेंट किया हुआ भाग है। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, उभरा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं उत्तल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहता है उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और एक दर्पण इनको और भी बोलते हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। कैसे इकट्ठा करता है, अभी आगे दिख जाएगा। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं अभिसारी दर्पण। ठीक है, कन्वर्जिंग। और इस वाले को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग यानी अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण का मतलब क्या, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, तो हम बोलेंगे वह दर्पण जो प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण जो होता है अवतल। और अपसारी दर्पण के नाम से हम किसे जानते हैं, उत्तल को जानते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं इनके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं। परिभाषाएं मतलब क्या, जरा ध्यान से देखो। इनको गोलीय दर्पण इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दोनों ही दर्पण एक गोले के भाग होते हैं, है ना। अगर ध्यान से देखो तो लग रहा है कि किसी गोले से इनको काट करके क्या हुआ है, निकाला गया है, इसलिए इनको कौन सा दर्पण बोला जाता है, गोलीय दर्पण बोला जाता है। तो गोलीय दर्पण में दोनों आते हैं, अवतल भी आता है और उत्तल भी आता है। अवतल को अपसारी बोलते हैं और अवतल को अभिसारी बोलते हैं, और उत्तल को अपसारी, ये मैंने बता दिया है अभी जस्ट पीछे। अब इनसे संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं आती हैं, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। देखो ये क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर की तरफ वाले को परावर्तक, ये इधर वाला अंदर की तरफ वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ से संबंधित जो हमारी पहली परिभाषा बनेगी वो होती है ध्रुव की। ध्रुव को अंग्रेजी में हम लोग पोल बोलते हैं और इसे दिखाते हैं पी से, जिसे हम दर्पण का ध्रुव भी कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा आप याद कैसे करोगे कि परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वह क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है वह क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव के बाद जो दूसरी डेफिनेशन आती है वो आती है वक्रता केंद्र की। ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो आपको बगल में दिख जाएंगी, मैं लगा दूंगा। ठीक है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनना। परावर्तक पृष्ठ ये है और ये इसका दर्पण का ध्रुव हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो गोलीय दर्पण है ये वाला हो या ये वाला हो, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का जो केंद्र होता है, अगर गोला है तो उसका केंद्र भी होगा, है ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, सी से। ठीक है, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र के बाद जो तीसरी डेफिनेशन आती है वो आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है तो ध्यान से सुनना। हमने सीखा हुआ है कि अगर कोई गोला है, गोले के केंद्र से परिधि तक कोई भी रेखा खींचे, अगर गोले के केंद्र से हम परिधि तक, ये पूरी परिधि ही तो है सरकमफ्रेंस, केंद्र से परिधि तक रेखा खींचे तो वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे हमने कहाँ से खींचा है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की जो दूरी होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। यानी ये जो डिस्टेंस है हमारा ये क्या है, आर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। इधर भी होगा, ये जो दूरी है हमारी ये क्या है, आर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। अब वक्रता त्रिज्या के बाद जो अगली डेफिनेशन बनती है हमारी चौथी, वो होती है मुख्य अक्ष। क्या है बता दो, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी काल्पनिक रेखा है। अगर बिल्कुल एक सीधी रेखा गुजार दो या इधर से गुजार दो, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इतनी बातें क्लियर हुई सभी को। मुख्य अक्ष के बाद जो अगला डेफिनेशन हमारा बनेगा वो आता है मुख्य फोकस का, कि मुख्य फोकस क्या है। अब इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुख्य फोकस को हम लोग यफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब मुख्य फोकस में भी दो प्रश्न बनते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हम लोगों ने रेखा खींची, समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखो ये आया, ये प्रकाश किरण को फैला देगा, ये प्रकाश किरण आई, इसने प्रकाश किरण को फैला दिया, तो ये आगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं कहीं पर तो इनके मिलने के चांसेस बनते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, और जिस पर वास्तव में मिलेंगे उसे बोलेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। एक बार मैं इन दोनों को कंपाइल करके परिभाषा बोल देता हूं, अगर आप चाहें तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये इधर गई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर वास्तव में मिलती है तो अवतल दर्पण का होगा, और मिलती हुई प्रतीत होगी तो किसका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का होगा। मुख्य फोकस के बाद जो अगला नंबर आता है हमारा वो आता है फोकस दूरी। क्या आता है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी को हम लोग यफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। फिर से सुन लो, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। अब इसके बाद जो एक लास्ट आता है वो क्या आता है, द्वारक। क्या आता है, द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो सिंपल सा क्या इसका डेफिनेशन होगा, ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा, परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होगा वह क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। यानी यहाँ पे यम यन या यम डैश और यन डैश क्या नाम से जाने जाएंगे, दर्पण का द्वारक। मतलब मान लो ये परावर्तक पृष्ठ है और इसका जो व्यास है ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। क्लियर, इतनी ही डेफिनेशंस है यहाँ पर। लगभग मैंने सारी की सारी आपको बता दी और उम्मीद है आपको याद भी हो गई होगी। एक यहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है वह बता दो। तो वो होती है यफ बराबर r/2। इस संबंध को आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड सवाल भी लगते हैं और ये बेहद काम का संबंध है। मतलब जो फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है,
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 है, कितनी है 20 है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगर किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करते हैं। अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 है तो वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है फोकस दूरी। अगर किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 है तो उसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा 50 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके का आपको एक आध सवाल मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी सीख ली हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पर। आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और ये इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके जरिए ही हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इसके साथ साथ लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को समझ पाएंगे। ना सिर्फ ये 10 के लिए बल्कि 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग कुल मिलाकर के 4 नियम डिस्कस करेंगे। वो आपको मैं लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड पे लगा दूंगा। फिलहाल के लिए पहले आप नियम समझने पे कंसंट्रेट करिए। जो पहला रूल है हमारा वो क्या है, पहला रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आएगी तो वो हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो हमेशा कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया, उत्तल के लिए भी वही होगा। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है। क्या आती है मेरे भाई, समांतर आती है। ये देखो ये किरणें कैसे आ रही हैं, समांतर। तो चूंकि ये अपसारी है इसलिए क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैला देगा, इधर फैला देगा। इन दोनों के आगे मिलने के कहीं चांस नहीं है। तो ये लोग मिलेंगे कहाँ जा करके, फोकस पर। कहाँ मिलेंगे, फोकस पर। मतलब ये क्लियर हुआ कि जो किरण समांतर आएगी वो हमेशा कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से ही होकर के जाएगी। दूसरा, जो किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती हैं, जो किरणें कहाँ से गुजरती हैं, वक्रता केंद्र से, वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। मतलब जो किरणें वक्रता केंद्र पर गुजरेंगी वे किरणें टकरा करके उसी रास्ते पर क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। मतलब इस रास्ते पे गई और इसी रास्ते पे क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ठीक है। तीसरा जो आता है हमारा वो क्या होता है, तीसरा ये है कि जो किरणें दर्पण के ध्रुव से जाती हैं, कहाँ से जाती है मेरा भाई, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, वो उतने ही डिग्री के कोण पे क्या होती है, मुड़ जाती है। जो किरणें दर्पण के ध्रुव से जाती है वो उतने ही डिग्री के कोण पर क्या होती है, मुड़ जाती है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, या ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम का पालन करती हुई निकल जाती हैं। और एक जो चौथा रूल आता है हमारा वो क्या आता है, देखो जरा। अभी हम लोगों ने पहले रूल में क्या देखा कि अगर समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी। और अगला रूल हमारा ये कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से निकल रही है तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई किरण फोकस से जाती है तो वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी होगा। अगर कोई किरण फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो, क्या हो, फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो, तो वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक मेरे भाई, एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दूं सारे के सारे नियम। पहला नियम, अगर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जाएगी तो कहाँ हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। और अगला नियम क्या है, वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी रास्ते पे लौटेगी, और ध्रुव से जाएगी तो उतने ही डिग्री के कोण पर निकल जाएगी। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उसके बाद अपवर्तन, फिर आगे इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने ही जैसे क्लास 10th के बच्चों के साथ इसे शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।